over gold foil and obtained result. उन्होंने कैसे रिजल्ट्स पाए उससे, result which did not match with the Thomson's atomic model. उन्होंने ऐसे रिजल्ट पाए जो एटम के थॉमसन एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते. Obtained results which could not be explained, by Thomson's atomic model. थॉमसन ने कहा था कि उनके मॉडल में कोई सॉलिड सेंटर नहीं है, लेकिन जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट थे उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फ्यू एटम्स थिक गोल्ड फॉइल ली. तो मैं यहाँ 5 एटम थिक बना रहा हूँ, यही सब जगह आपको मिलेगी, तो यही मैं भी बना दे रहा हूँ. 5 एटम थिक बना दे रहा हूँ. आपके बुक में भी यही अगले पेज पे बनी हुई है. वैसे तो उन्होंने 1000 एटम थिक ली थी, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए सब बनाया जाता है. और इन्हीं सब के सेंटर में एक सॉलिड जिसकी डेंसिटी 99.99% है, जिसका मास मतलब सबसे ज़्यादा 99.9% यही है मास. अब यहाँ अगर एक कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, दूर से चला गया, ऐसे बहुत सारे जो दूर दूर से जा रहे हैं, क्योंकि उनका कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं सेंटर से. तो ये देखो, जो भी पार्टिकल इसके पास से गुजरेगा किसी के पास से, तो वो डेविएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन है. जैसे कोई पार्टिकल यहाँ आया और इससे इंटरेक्ट करने से पहले हल्का सा किनारे से पास हुआ, तो ये फिर ये यहाँ से रिपल कर जाएगा. और बहुत सारे तो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो सीधे निकल रहे हैं. और कोई भी अगर न्यूक्लियस के पास से जाएगा, एक ऐसा पार्टिकल भी आया जो हेड ऑन कोलिजन कर गया, बिल्कुल इससे सर से सर टकरा गया, तो वो ऐसे लौट गया. तो ये इनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, जिसमें जो पास से गुजरता था वो रिपेल कर जाता था, एंड मोस्ट ऑफ देम पास्ड अनडेविएटेड. ये सारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए हैं थिन गोल्ड फॉइल में, जिसमें से एक 180 डिग्री रिवर्स हो गया. अब जरा चेक करें. इट इज स्कैटरिंग ऑफ, इसको बोला जाएगा, स्कैटरिंग का मतलब बिखरना होता है, of alpha particles by gold foil. अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए, 3 पॉइंट्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप के. वैसे तो जो कल हम लोगों ने डायग्राम दिखाया था उसमें ये है स्कैटरिंग और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. इसमें सेंटर में यूरेनियम रख दिया गया है, और यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं. ये दिस इज यूरेनियम. ये लेड बॉक्स है, यानी पीवी का जो इससे निकलने वाली बीम है उसको हमने कॉलीमेट कर दिया है. कॉलीमेट का मतलब है फाइन बीम में इसको निकाल दिया है, तो इस पर ये गिरती है, फिर यहाँ से निकल जाती है. एक और हमने लेड की प्लेट ली है जिसमें छेद कर दिया है, तो वो यहाँ से आई और फिर इससे निकल गई. फाइनली कॉलीमेट करने के बाद इसको हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे डाल दिया. जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे बाद में जाएगी, पहले तो इसमें सिंटिलेशन पैदा होगा. दिस इज, इसके चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड की शीट रखी गई और बीच में गोल्ड फॉइल है. तो गोल्ड फॉइल में जब ये टकराई तो बहुत सारे तो सीधे निकल गए इस तरीके से,
बाकी क्या रिजल्ट हुआ वो यहाँ दिखाया गया है। इतना आपका सेटअप, ये ZNS स्क्रीन है, जहाँ पर ये टकराएगा माइक ऐसे सितारे जैसी चमक पैदा करेगा, सिंटिलेशन कहते हैं। दिस इज गोल्ड फॉइल, these are lead plates, and this is experimental setup. Of alpha particle scattering. तो ये उनका सेटअप था। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो इंटरमिटेंटली यानी रुक रुक कर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकालता रहता है। तो जो इसमें अल्फा पार्टिकल आए, बीटा पार्टिकल सब इसमें एब्जॉर्ब हो गए, अल्फा बहुत तेज मूविंग पार्टिकल था, उससे निकलता हुआ यहाँ आ गया। अब आप देखिए जो पहले 3 पॉइंट्स हैं उनमें क्या बताया गया है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप के 3 पॉइंट। उन्होंने इसमें क्या किया, पहली चीज क्या ली, he selected gold foil 1000 atom thing, he selected gold foil। इसमें अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ उनका मॉडल वैसे का वैसे याद करना है, ठीक है। बाकी तो ये अपने मन से भी लिख सकते हो। ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल 1000 एटम्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एज गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, हाईली its very thin film is possible, film can be made, thin film भी कह सकते हो या foil can be, इसलिए उन्होंने कोई दूसरा मेटल नहीं सेलेक्ट किया। दूसरी चीज देखो, अल्फा पार्टिकल, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल से इन्होंने वो किया। तो अल्फा पार्टिकल होता ही क्या है, अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस है, दैट मींस He2+ है। हीलियम का अगर न्यूक्लियस का हो तो ये होता है। इट इज वेरी फास्ट मूविंग एंड मास ऑफ 4u एटम, इसका एटॉमिक मास क्या है, इट इज वेरी फास्ट मूविंग। तो इसका मतलब है जब कोई चीज बहुत तेज चलती है तो उसके पास मोमेंटम होता है, जैसे कि हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखा था, जो फास्ट मूविंग कैथोड थे उन्होंने अपनी शैडो बनाई थी क्रॉस के रूप में, देखा था कि नहीं देखा था। तो जो फास्ट होता है वो सीधा चलता है, तो सभी को बम्बार्ड करके सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन ये जो कुछ मुड़ गए तो उन्होंने कहा ऐसी क्या चीज है जो उसे मोड़, इतने बड़े बड़े अल्फा पार्टिकल, और वो बोल रहे हैं थॉमसन की इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो सरसों का दाना, तो वो जो सरसों के दाने आने वाली फुटबॉल को रोक लेंगे क्या, और क्या सरसों के दाने में इतनी हिम्मत है कि इसको वापस भी लौटा देंगे। ये बड़े बोल्ड खबरों में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि मानो एक बॉम्ब शेल आया हो 1000 पाउंड का और वो किसी पेपर से टकरा के लौट गया हो, वहीं पर थॉमसन का मॉडल ढेर हो गया। क्या चीज है उनके ऐसी चीज में जो वापस लौटा देती है। उन्होंने कहा नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में बिखरा नहीं है, एक जगह है, और ये ऐसा वहां क्लिंज्ड है, टाइटली बॉन्डेड है अपने लैटिस पॉइंट पर कि वो उसने उसको रिपेल कर दिया, कोलिजन भी नहीं होने दिया, हेड ऑन आया बस ऐसे लौट गया। वही थॉमसन का मॉडल लेने पड़ा। ये 1919 की बात है, मतलब 20 साल चला थॉमसन का मॉडल। इट इज वेरी फास्ट मूविंग एंड हैज, इसका मास कितना होता है, ऑफ 4u, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का मास 1u समझ लीजिए, हाइड्रोजन का भी मास 1u इसीलिए होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। तीसरा इनका सेटअप का पॉइंट क्या था, ऐसा देखो ये लिखा है लाइन, इट वाज एक्सपेक्टेड कि इट विल would be deflected in alpha particle would be deflected
in gold foil and much heavier. He did not expect a large deflection. देखो इस चीज को, he expected, उन्होंने सोचा था कि चलो इलेक्ट्रॉन से मान भी लिया जाए तो 0.1 डिग्री डिफ्लेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि 10 डिग्री हो जाए, ये तो बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन है। एक अगर तुम फुटबॉल मारो तो क्या सरसों के दाने या मोती से टकरा के कितनी मुड़ेगी? ज्यादा नहीं मुड़ेगी, होगा 0.5 डिग्री मुड़ेगी, 1 डिग्री भी नहीं मुड़ेगी। He expected small deflection. ठीक है, and that too with collision of electron, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इन्होंने लिखा है एज जो अल्फा पार्टिकल्स हैं आर मच हैवियर, 4 गुना ज्यादा हैवियर है, मच हैवियर, इससे ज्यादा हैवियर है प्रोटॉन से, इसलिए उन्होंने थोड़ा कम किया, सोचा। इतना ही लिखो, यही आपको लिखना है। उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट की, अल्फा पार्टिकल कैसा होता है और उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया, थोड़े डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट किया। अब आगे देखो, ये तो रहा थी उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब उन्होंने देखा क्या, उसके भी 3 पॉइंट। भाई ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लिया, अब ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट। कोई भी एक चीज आएगी वो अकेले फुल 3 या 4 मार्क्स की आएगी, जो भी आएगी। सेटअप भी आएगा तो 4 नंबर का आएगा, स्कूल में भी यही होगा। अब लिखो ऑब्जर्वेशंस, देखा क्या, उन्होंने देखा most of the alpha particles passed straight through gold foil. He observed most of the alpha particles passed straight through the gold foil. गोल्ड फॉइल, ज्यादातर रिद्धि अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इससे क्या कंक्लूड करती है तुम? मान लो जोधपुर में मैं बम्बार्ड कर दूं बहुत सारे कॉस्को या फुटबॉल के, सब सीधे निकल जाएं, इससे तुम्हें क्या पता चलता है? अब बीच में एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है कॉस्को की गेंद पूरे जोधपुर में। हाँ बोलो। मतलब जो प्रोटॉन्स है वो पूरी जगह गिरती है, तो बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लेम होकर वो बहुत छोटी जगह है, इसका मतलब है, हाँ बोलो। यस, ये जो पहला ऑब्जर्वेशन है ये अगले कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट बनेगा। उसमें लिखा है, देखो कंक्लूजन का पहली लाइन पढ़ो, अगले में कंक्लूजन भी लिखा है। इससे क्या उन्होंने पता लगाया? भाई ज्यादातर सीधे निकल गए, अब कंक्लूजन की अभी पहली लाइन पढ़ो तो क्या कंक्लूड करेंगे बताइए? कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज, तभी तो सीधे निकल गए। ये यहाँ कहीं उसको इंटेक्ट नहीं, जोधपुर में मारा जा रहा है, वो क्या कितनी चांस है कि वो उस बॉल से टकराएगा? कुछ चांस नहीं, बहुत थोड़ा चांस है। आगे देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो इनका न्यूक्लियस है वो 79 प्रोटॉन रखे हैं। 79 पॉजिटिव चार्ज है गोल्ड का। गोल्ड के सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं? और जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उस पर कितना प्रोटॉन का चार्ज होगा? तो 2 प्रोटॉन अगर 79 के पास से गुजरे तो फिर रिफ्लेक्ट कर जाए, और सीधा सीधा टकरा गए तो टकरा भी नहीं पाएंगे। इतना ज्यादा रिपल्सन है कि यहाँ आके रिपल्सन से ही मुड़ जाएंगे। पूरी सीधी टक्कर तो नहीं होगी किसी भी। इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, इसको कहते हैं टेंजेंशियल कोलिजन, स्पर्श करते हुए निकल जाए। सही है, 2 तरीके के कोलिजन है। अब देखो दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा, some alpha particles were deflected by a small angle. Some alpha particles deflected by small angles. तो अब कितने होंगे जिन्होंने लिखा ही नहीं है? सम लिखा है तो आप समझो 2% समझ लो। 12,000 लिखा है, डिजाइन में लिखा टोटल 12,000 अल्फा पार्टिकल डाले गए, 1 लौटा। तो आप समझिए 2% जो है हल्के हल्के स्मॉल एंगल, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हुए होंगे। और तीसरा क्या कहा, 1 out of 12,000 पार्टिकल रिबाउंडेड। 1 out of 12,000 अल्फा पार्टिकल्स rebounded
एक रिबाउंड हो गया। अब अगर रिबाउंड हो गया तो ये बात तो निश्चित है जिज्ञासा कि इलेक्ट्रॉन से तो रिबाउंड नहीं होगा। क्या एक बहुत बड़ा प्रोटॉन ही कितना बड़ा है, 1836 टाइम्स लार्जर। हमने बताया था, आपने सुना था पिछली बार कि कितना बड़ा होता है। मान लो ये प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा मैसिव होता है प्रोटॉन, ये बताओ। 1836 टाइम्स बड़ा होता है, मैसिव। क्या होता है, भारी होता है। और इससे 4 गुना कौन मैसिव है, अल्फा पार्टिकल। भाई ये तो एक यू है, ये 1 यू है, इसका मास है 1/1836 यू, क्योंकि इससे इतना कम है। और वो 4 यू ठहरा, अल्फा पार्टिकल कितना है 4 यू, 4 गुना है कि नहीं। और इसमें तो 79 प्रोटॉन है और 100 न्यूट्रॉन रख लिए जाते हैं, 179 यू है। तो कहाँ 179 यू और कहाँ ये, बोलो इससे टकरा के लौटेगा कभी क्या, इससे तो नहीं लौटेगा। तो अब जब ये बात हो गई, इन्होंने क्या क्या देखा, ज्यादातर सीधे निकल गए, 10-12 हल्के एंगल्स में डिफ्लेक्ट हो गए, और एक रिबाउंड हो गया। रिबाउंड भूल जाओ तो लिख देना बाउंस्ड बैक, या इट इज रिटर्न एट 180 डिग्री। रिबाउंड को समझते हो ना, लौटा। चलो ये इनका एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड क्या कर रहे हैं, और कंक्लूड करने के बाद ये मॉडल बना देंगे। इन्होंने प्रोटॉन की खोज कर ली, तो प्रोटॉन को कहीं ना कहीं तो सेट करेंगे ना, ये खोज किए तो मॉडल बनाएंगे, इनको भी नोबेल चाहिए। चलिए नाउ व्हाट इज कंक्लूजन। जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने देखा कि इनके ऑब्जर्वेशंस को, these observations could not be explained by Thomson's model। क्योंकि तरबूज में बीज हो, गोली मार दो, वो तो तरबूज को फाड़ते हुए निकल जाएगी। और वही सारे तुम जो पूरा रेड पोर्शन, सिर्फ जरा सी जगह में पूरा रेड रख दो, रेड, ब्लैक की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो इलेक्ट्रॉन है, रेड को एक जगह रख दो तो गोली लगेगी। हो सकता है वो रेड से टकरा जाए, लौट जाए। अब पूरे में बिखेर दोगे तो उसका क्या है, वो तो बिल्कुल हल्का सॉफ्ट पोर्शन रहेगा, है बात कि नहीं। तो डेंसिटी ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, सही है कि नहीं। तो अब इनका कंक्लूजन देखो, इससे पहला सेटअप क्या था, फिर इनका प्रेक्षण क्या था, अब इनका निष्कर्ष क्या था। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, प्रेक्षण, देखा क्या। अब इसके बाद ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तो ये इनका निष्कर्ष है। सो पहले वाले से अब इसका कंक्लूड आप कर सकते हो। व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम फर्स्ट, most of the space inside atom is empty। That is पहले से पहला, इससे इसको रिलेट करो। Most of the space inside atom is empty। क्यों, क्योंकि ज्यादातर ऐसे निकल गए 99.9% मास न्यूक्लियस में होता है, और 0.1%, 0.1%, 100 में भी इतना, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। बताओ कितने परसेंट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहते हैं अविश। करेक्ट। अनुष्का आप भी बताओ। 1.6 बहुत अच्छा, जैसा कि अनुष्का ने बताया 100% पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कोई प्रोटॉन बाहर रहता ही नहीं। क्या ऐसा भी तुम्हें लगता है कि प्रोटॉन चक्कर लगा रहे हैं। जब मैं कहूं पॉजिटिव चार्ज कितना अंदर, बोलो पूरे। मास कितना अंदर है,
तो अब इलेक्ट्रॉन घटा दो, इलेक्ट्रॉन का कितना थोड़ा ही होता है 0.1%, यानी मोस्ट ऑफ द मास एंड 100% पॉजिटिव चार्ज इज एट न्यूक्लियस। मास में सारा मास मत बोलना क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, तब तुम क्या बोलोगे मोस्ट ऑफ द मास। और जब मैं पॉजिटिव चार्ज बोलूं तो क्या बोलोगे 100%, क्योंकि बाहर कौन प्रोटॉन है बताओ, न्यूक्लियस के अलावा कहीं प्रोटॉन नहीं, तो हम लोग बचपन से 7 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। और चक्कर कौन लगाता है इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चक्कर लगाते हैं सेंटर में। तो ये सेंटेंस पूरा बोलो कि मोस्ट ऑफ द मास एंड फुल पॉजिटिव चार्ज is confined in a very small centrally located space inside atom called nucleus। सिर्फ इतना ही तुम्हें बोलना। इस स्टेटमेंट की कीमत है, एक लाइन पे तुम्हें इनाम है। आप बोलो जी किसान। Most of the mass and 100% positive charge is confined in a centrally located proton। सेंटर में कौन लोकेटेड है? सेंट्रली लोकेटेड रीजन ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। सही है। चलो अब हम देखेंगे, अभी काफी आगे तक लेंगे। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज, बताओ अगर मैं ये कह दूं तो ये सब खाली तो है, ये वैक्यूम है, यहाँ कुछ नहीं है। ये बात तो तुमने सुनी होगी कि धरती एटम की बनी है, और ये भी तुमने सुनी कि धरती को सिकोड़ दो तो एक नीडल के पिन के बराबर हो जाए, नहीं सुनी है? तो ये तो सुना होगा पूरे यूनिवर्स के सारे प्लेनेट को सिकोड़ दो तो एक नीडल के पिन बन जाए, ये भी नहीं सुना। तो फिर बिग बैंग थ्योरी आइंस्टीन की सुनी होगी, मिस्टर आइंस्टीन का पीछे चित्र बनाया कि सारा यूनिवर्स पॉइंट से निकला हुआ है, और अल्टीमेटली जो ब्लैक होल बन रहा है सब पॉइंट में समाता जा रहा है, पूरे का पूरा सोलर सिस्टम एक पिन में चला जा रहा है। क्या है एटम के अंदर? कुछ है ही नहीं। कंप्रेस कितना भी कर लो, कोई अगर सही ताकतवर आ जाए पूरी धरती को कर ये लो धरती तुम्हारी लो। अल्टीमेटली दिस ऑल अर्थ, इसके अंदर सारा स्पेस तो कितना है मैं बता ही रहा हूँ। जोधपुर अगर एटम है तो क्रॉस्को की बाल न्यूक्लियस है, तो पूरी जोधपुर को उसको कर लो। फिर न्यूक्लियस के अंदर की भी थ्योरी तो वो तो 10th में पढ़ो, न्यूक्लियस के अंदर का सिटी क्या है तो बात बताएंगे, तो अभी तो उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, खाली जगह। तो यही है कि सारी चीज पॉइंट से निकली है, और अल्टीमेटली जैसे ब्लैक होल में समाती जा रही ना, तो अल्टीमेटली ये पॉइंट में ही चली जाएगी। इस चीज को कहते हैं अणोरणीयान महतो महीयान। वो छोटे से छोटा भी है, ईश्वर का रूप, और बड़े से बड़ा भी है। इट इज मैनिफेस्टेड, द मास्टर ऑफ एवोल्यूशन इज मैनिफेस्टेड इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर। तो यही बात इन्होंने कही, मोस्ट ऑफ द स्पेस। पहली बात तुमने क्या कही? मोस्ट ऑफ द स्पेस। इसी में बड़ो कंक्लूजन उमेश क्या लिखा हुआ है? It is because most of the alpha particle passed undeviated। ज्यादातर जब सीधे निकल गए तो इसका तुम क्या मतलब निकालते हो? As most of the alpha particle passed undeviated। अच्छा, दूसरे से भी कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हो क्या? वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड। तो वो डिफ्लेक्ट क्यों हुए भाई? एक यहाँ पर 79 पॉजिटिव चार्ज है और 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो बताओ वो यहाँ से अगर आएगा तो वो यहाँ क्यों डिफ्लेक्ट हो गया? एज ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कन्फाइंड विद इन स्मॉल रीजन, तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ होगा। अगला देखो, very few particles were deflected from, deflected कितने पर हुए? From their path at small angles। at small angle में लिख लो, at small angles as all positive charge। अगर पूरे में पॉजिटिव फैला होता, सोचो जरा, तो क्या उनको डिफ्लेक्ट करने की जरूरत होती? अगर पूरे में होता तो प्लस को रिपेल कौन करता? मान लो प्लस वाला यहाँ 2 प्लस पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया 2 प्लस,
तो उधर जाएगा तो क्या वो आने देंगे अपने पास? वो कहेंगे उधर जाओ, उधर वाले उधर कहेंगे तो थोड़ा बहुत होगा। सभी रिपेल करेंगे, उधर वाला उधर से रिपेल करेगा, इधर वाला इधर से रिपेल करेगा, इसको सीधे ही निकलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं, एक जगह से निकल सकता, ये नहीं था और ये था, आगे नहीं। एस ऑल पॉजिटिव चार्ज, देखो ऑल वर्ड पढ़ो, ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब है सीमित है, इन very little space of atom is confined in very little space। ये बहुत छोटी सी जगह है। ये दूसरे का एक्सप्लेनेशन है कि भाई थोड़े डिफ्लेक्ट क्यों हुए, जरूर सारा पॉजिटिव चार्ज किसी छोटी सी जगह में है। अच्छा, एक और बात बताओ दिग्विजय, a very small fraction were deflected by 180, so 1 out of कितने में 12,000 डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, डिफ्लेक्टेड at 180 डिग्री, या रिबाउंड हो गया, क्यों हुआ रिबाउंड? ठीक है, that all positive charge rebound means ऑल पॉजिटिव चार्ज ऊपर लिख ही दिया है, फिर से लिखो ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड दिग्विजय मोस्ट ऑफ द, सेंटेंस पूरा करो, बोलो मोस्ट ऑफ द, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द, उमेश यस, आगे भी बोलो मोस्ट ऑफ द मास, most of the mass is confined in a small area of रीजन बोला करो, ये थ्री डायमेंशन, small region of atom called nucleus, that is small region of nucleus called is small region of atom and that is called nucleus। all positive charge and most of the mass is confined, ठीक है, confined सेंटेंस पढ़ो, in very small volume, in very small volume, और जैसा कि जिज्ञासा ने बताया था इट इज सेंट्रली लोकेटेड, वो स्मॉल वॉल्यूम कहाँ पर है, किसी भी एटम के सेंटर में, इतनी बात है। अब इस कंक्लूजन पे इन्होंने 1919 में ही अपना प्रोटॉन की खोज की और अपना मॉडल पेश कर दिया, थॉमसन ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज फेल्ड, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज फेल्ड, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज फेल्ड। As it could not explain ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड, could not explain the alpha particle scattering over goldfoil performed by, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये 180 पे लौटा क्यों, किसने लौटाया, तो वो अगले झांकने लगे, बता ही नहीं था, उसी में सब फेल हो गया, ठीक है। और जबकि उनको इसी अपने मॉडल पे नोबेल मिल गया था, अब अगले को नोबेल देने की बात आ गई, 20 साल तो खींच ही लिया। तो व्हाट इज रदरफोर्ड ने फिर क्या मॉडल बनाया, एक अपना नया मॉडल बना, भाई आपने एक्सपेरिमेंट किया कुछ तो बताओ। तो नाउ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल,
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखो, पहला पॉइंट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या बताया, इन सबको थोड़ा इधर उधर करके बता सकते हो चलेगा, इसमें ऐसे ही बोलना है मॉडल में, ये मुख्य चीज। तो पहला पॉइंट देखो, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम। उन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एटम पर पॉजिटिवली चार्ज है, उस ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, उसे क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियस। देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज नहीं है रोहित, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, और उसे क्या कहा, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस, कॉल्ड न्यूक्लियस, उसे न्यूक्लियस कह दिया। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। नियरली वर्ड यूज किया, ध्यान दीजिएगा, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम, mass of an atom resides in the nucleus. ये बात कही। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये सर्कुलर जैसे ऐसा, और एक ऐसा भी जैसे सन के सीन का सोलर मॉडल, जो भी पाथ है सर्कुलर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा भी घूम सकता है, सर्कुलर पाथ ऐसा भी हो सकता है, जिसकी जो मर्जी हो। किस जैसे जुपिटर जरा ज्यादा बड़े सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और कोई ऐसा भी हो सकता है। और सेंटर में क्या है बताइए, दैट इज न्यूक्लियस। तो अब देखो, ठीक है, तीन चीज बताई। ओके, पहली बात कि किसी भी परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र है जिसको कि नाभिक कहा जाता है। क्या बताया रदरफोर्ड ने, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज। उन्होंने अपना मॉडल कैसे दिया, एक सेंटर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और एंड मोस्ट ऑफ द मास इज देयर। पहला क्या बताया, जैसे सोचो, मैं बता रहा हूं मॉडल, मेरा मॉडल क्या है, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। उसका नाम भी बता दिया, पहले ही पॉइंट में नाम बता दिया, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम में, उसको न्यूक्लियस कहा जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द मास उसी में होगा, ये बोल रहे हैं वो। दूसरा क्या बोला, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर प्लेनर पाथ। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर प्लेनर पाथ में, जो मर्जी उनका रेडियस हो सकता है, जिस भी चाहे पाथ। और तीसरा क्या बताया, सेट कि उसका साइज और उसका साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small as compared to size of atom. His model resembles with solar system model. उनका मॉडल किससे मिलता जुलता, सोलर सिस्टम मॉडल। देखो, his model resembles with solar system model। अब अनुष्का तुम्हें ये बताना है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी बायो में किसने की और केमिस्ट्री में किसने की, और ये टर्म उन्होंने कॉइन किया। बायो में सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, तो वो अलग न्यूक्लियस है, वो तो उसमें जिसमें डीएनए क्रोमोसोम होते हैं, वो तो अलग चीज है, वो भी न्यूक्लियस है। और केमिस्ट्री में ये टर्म किसने दिया, तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिखो और ऑर्बिट की। ऑर्बिट क्या होता है, इट इज सर्कुलर प्लेनर पाथ
सर्कुलर प्लेनर पाथ ऑर्बिट किसके चारों ओर दिव्या? अराउंड न्यूक्लियस इन विच, जिनमें कौन घूमता होगा? इलेक्ट्रॉन मूव्स। दूसरा है न्यूक्लियस। अब आप लोगों से दो मॉडल पूछे जाएंगे, एक थॉमसन का मॉडल भी पूछा जाएगा और साथ में रदरफोर्ड का, ठीक है? तो अभी बात करता हूँ। न्यूक्लियस क्या है? इट इज सेंट्रली लोकेटेड स्मॉल रीजन इन एन एटम वेयर ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास रिसाइड्स, ठीक है? इट इज सेंट्रली लोकेटेड very small region inside nucleus where all positive charge and most of the mass resides, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, मोस्ट ऑफ द मास रहता है। नाउ इतनी बात हो गई। अब बताइए, आप नोट कर लीजिएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तुमको बताना कुछ नहीं, 100 में 8 नंबर लाए हो पिछले टेस्ट में, तो पढ़ना ही नहीं है। यहाँ वहाँ ट्रायल करते रहते हो, नंबर वही 5-8, और गोल्ड फॉइल ले रहे हो। थॉमसन मॉडल पूछे हैं, एक तो आना नहीं रोज रोज, और बताना भी कुछ नहीं है, संडे टेस्ट में कुछ करना है। हाँ बोलो। जबकि ये 13 नंबर लाई है, इतना दिन भर पढ़ के कितनी मेहनत करती है। पहले 2-4 लाती थी, अब 13 पे पहुँच गई साची। इससे सीखो कैसे ले आ रही। हाँ बोलो बेटा। The atoms consist of positively charged sphere and electron are embedded in it. The negative and positive charged the negative and positive charge spheres is the sum of। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बताइए रदरफोर्ड का मॉडल। हाँ बताइए निखिल, रदरफोर्ड का बताओ अभी। रोज आना जरूरी है। अब कल तुमने पढ़ा नहीं, अब मैं वो सारी क्लास रोक के आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आपके 1.5 घंटे में सोचो निखिल को बता दो, ये लोग बैठे रहें। इतने जेंटल लोग नहीं हैं, पानी पीने जाएंगे 10 बार अगर तुम्हें पढ़ाऊंगा तो। अब कल का तो तुमने पूरा छोड़ दिया, आज तो जो पढ़ा है वो तो समझाओ। called nucleus. हाँ Nearly all the mass in the atom resides in the nucleus. सही है। Second point, the electrons revolve in a planar circular path called orbit. अराउंड न्यूक्लियस बोलना पड़ा। Around nucleus. तीसरी बात बोलो। The size of the nucleus is smaller as compared to the atom. वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एटम। अब तुम थॉमसन मॉडल बता दोगे तो तुमको पेन मिल जाएगा। बताओगे दोनों पॉइंट? अभी अभी बुलवाया इनके सामने, इन्होंने बोला, बोल सकते हो? एक्सप्लेन नहीं करना होता, मॉडल के 2 पॉइंट। चलो ना, अब देखिए that is define canal ray. Draw diagram of cathode ray discharge tube showing canal ray.